जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हे योगेश, हाउ आर यू बेटा? ना 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 ना। हे एक मिनट बेटा। हे उल्लई 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 यू, उल्लई उल्लई यू। बेटा आज तो ऑफिस में इतना काम था, ना पूछो बात। और फिर स्टेशन भी जाना था बुआ को ड्रॉप करने। ऐसी दौड़ धूप हो गई, फिर भी मार्केट तो हो ही आया रोज की तरह। ये देखो संतरे लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तो सोचा। नहीं चाहिए मुझे संतरे। क्यों भाई, ये तो मौसम है संतरे खाने का। देखो तो जरा, 50 के 6 लाया हूँ। आहा, बड़े रसीले हैं। पापा किट किट मत कीजिए प्लीज। आई डोंट वांट ऑरेंजेस। अरे डोंट वांट, ऐसा थोड़ी होता है। आओ तो यहाँ। देन व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुम्हें? टैब, वो भी 11 इंच का। टैब 11 इंच का? तुम्हारे छोटे से हाथों में समाएगा क्या इतना बड़ा टैब? हाँ समाएगा, बस मुझे टैब चाहिए। बेटा टैब के पैसों से पूरा साल फ्रूट्स खाओ, बेहतर रहेगा। मुझे टैब चाहिए, आप दिलाते हो या नहीं? आप दिलाते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें किस लिए दिलाऊं? क्योंकि ऑल माय फ्रेंड्स हैव इट, सिर्फ मेरे पास नहीं है। अरे वाह, मतलब तुम एक ही इंटेलिजेंट हो। तुम वैल्यू जानते हो पैसों की, टाइम की। जाओ टेल योर फ्रेंड्स, मैं पैसा नहीं बिगाड़ता टैब वैब जैसी फालतू चीजों पर। फालतू फालतू? हाँ फालतू टैब नहीं पापा, फालतू आप हो। योगेश, यू डोंट लव मी पापा, वरना आप भी टैब दिलवाते मुझे। देखो योगेश, अभी बच्चे हो तुम, पढ़ाई में मन लगाओ। और ये मोबाइल तो है ना तुम्हारे पास? ये मोबाइल नहीं चाहिए। आई हेट दिस मोबाइल। पुराना डब्बा है और कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि मैं जानता हूँ यू डोंट लव मी पापा, यू डोंट लव मी। योगेश, यू हैव बिकम रूड बेटा। रूड? अच्छा ठीक है, मैं रूड बस। देखो इस तरह बात नहीं अरे करते। छोड़ो, ये बात नहीं कर रही। योगेश तुम, मैं जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। सुनाना भी मत मुझे, एक टैब के लिए इतना सुना दिया। रुक जाओ योगेश, मैं। छोड़ो योगेश योगेश योगेश। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। चलो मेरे साथ। मैं कमिश्नर को जानता हूँ। मैं किसी की परवाह नहीं करता, समझा? चल मेरे साथ। छोड़ो। प्लीज कोऑपरेट मिस्टर नागराज एंड गेट इनटू द पुलिस वैन। बट व्हाई? व्हाट इज माय क्राइम? मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो? डोंट आस्क मी एंड डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। इंस्पेक्टर, ए शट अप। ज्यादा नाटक करेंगे तो ऐसी हालत बना दूंगा कि महीनों तक सड़ते रहेगा जेल में। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? ये मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछो जिसे तुमने बेरहमी से पिटा है। क्या? हाँ। इधर है। पुनीत, What the hell? ये क्या कर रहे हो आप? आवाज नीची रखो। कब से बुला रहा हूँ तुम्हें? हाँ, समझ में नहीं आता? गेम चल रहा है, बीच में नहीं छोड़ सकता। यू सारा दिन गेम खेलते रहो, फिर यही होगा। पापा, बी क्वाइट। नो, डोंट टच माय लैपी। नो, मत लीजिए। आज से कंप्यूटर, इंटरनेट, गेम सब बंद।
इतने कम नंबर आए हैं तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। हाँ ठीक है, फेल तो नहीं हुआ ना। आर्ग्यूमेंट करते हो? आप उल्टा ले रहे हो पापा। लुक पुनीत, मेरा माथा मत घुमाओ। मेरा मोबाइल, नो माय मोबाइल। डोंट टच। आज से टीवी देखना भी बंद। जब तक अच्छे नंबर नहीं लाते और बड़ों को इज्जत नहीं देते तब तक सब बंद। यू आर गोइंग टू फार पापा। ओ रियली? यस, डोंट ट्रीट मी लाइक अ दूध पीता बच्चा। पुनीत, बिहेव योरसेल्फ। सेम अप्लाइज टू यू, बिहेव योरसेल्फ। मेरा मोबाइल दीजिए एंड स्टॉप इंटरफियरिंग इन माय लाइफ, और एल्स Or else what? What, huh? Do what you please, huh? पापा यू डू व्हाट यू प्लीज। हाँ, अभी रुको दिखाता हूँ। डू व्हाट यू प्लीज। आज तो छोड़ूंगा नहीं। बार बार धमकी देते, सारा दिन पढ़ाई नहीं करूंगा, सुन लिया? डू व्हाट यू प्लीज। अभी देख लेना, मैं आज मुझे हेलो पुलिस स्टेशन। माय फादर ट्राइड टू किल मी। नमस्कार, मैं हूं दीपक माहेश्वरी। न्यूज रिपोर्ट के स्पेशल शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल पिछले 3 महीनों से एक सर्वे कर रहा था। सर्वे का सब्जेक्ट था आज की युवा पीढ़ी और देश की स्थिति। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत की आबादी में लगभग 50% आबादी है 25 या उससे कम उम्र वालों की। 35 साल से कम उम्र की आबादी का सोचे तो वह है करीबन 65%। सन 2020 तक एक इंडियन की एवरेज आयु होगी 29 सालों की, जबकि चाइना की आबादी की एवरेज आयु होगी 37 सालों की। वही एवरेज जापान की होगी 48 सालों की। ऐसे माहौल में यह जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे देश के नौजवान कैसे हैं, क्या है उनके विचार, कैसा है उनका एटीट्यूड। क्या हमारी नई पीढ़ी देश को खुशहाल भविष्य की ओर ले जा रही है? क्या हमारी नई पीढ़ी अपने ज्ञान के साथ संस्कारों का, संस्कृति का तालमेल बनाकर भारत को एक बेहतर देश बना रही है? दोस्तों, पहली नजर में ऐसा लगता है कि देश बेहतर होते चला है, लेकिन जब हमने सर्वे किया तो कई चिंताजनक बातें सामने आई। ग्लोबलाइजेशन, मोबाइल, टीवी और मीडिया ने, हाँ जी मीडिया ने, बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। परिणाम, पैसों के पीछे अंधी दौड़, घर, परिवार, संस्कार, संस्कृति की उपेक्षा। शायद हम ऐसा मानते हैं कि शिक्षा यानी एजुकेशन से इंसानों की सोच बदली जा सकती है, मगर यह पूरी तरह से सच नहीं है। हमारे सर्वे के दौरान हम कई ऐसे युवाओं के परिचय में आए जो चाहते तो अच्छा भविष्य बना सकते थे, पर वे राह भटक गए। आइए ऐसे ही कुछ किस्से देखते हैं। राकेश, चलो उनके साथ। सुनिए तो सेवंती लाल जी, अरे सुनिए तो, आखिर ऐसा क्या हुआ कल रात जो आपके एक लौते बेटे को पुलिस उठाकर ले गई? क्यों कोर्ट ने भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मगर लोगों को तो पता है कि आपका बेटा विकास उर्फ विक्की एक खतरनाक गैंगस्टर है। उसने लोगों का जीना हराम कर रखा है। मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि विक्की अच्छे पैसे कमा रहा है। कहाँ से कमा रहा है, किस तरीके से कमा रहा है? ये बंगला, मर्सिडीज, करोड़ों का बैंक बैलेंस सब जलते हैं मेरे बेटे से। आप जाइए यहाँ से। अरे सुनिए सेवंती लाल जी, सुनिए तो। बस मुझे आपसे बात नहीं करनी। चला गया, पकड़ना है क्या? जाने दे, सठिया गया है। ठोक दे साले को टीवी पर। ओके, तो ये थे सेवंती लाल, वेल एजुकेटेड बेटे विकी के पिता। एक ऐसे पिता जिन्होंने बेटे को एजुकेशन दिलाया लेकिन संस्कार देना भूल गए। नतीजा, अच्छा प्रोफेशनल या व्यापारी बनने के बजाय विक्की बन गया एक नामी गैंगस्टर। कैमरामैन राकेश उपाध्याय के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज रिपोर्ट। ऐसा हरगिज नहीं मानना कि यह हालत सिर्फ किसी सेवंती लाल एक अकेले पिता की है। देश के कोने कोने में ऐसी समस्याओं से जूझते कई पिता है। किसी को इस समस्या ने घेर लिया है तो किसी को उस समस्या ने। और या की पाहुण्या, या जरा, ही आमचीच वाडी आहे, या बसा की. चांगलं वाटतं बघा. बोला बोला बोला. वो काय झाला कि हमारा बेटा आत्माराम, उसको हमने बहुत समझाया लेकिन वो माना ही नहीं.
हमें किसी मजहब से तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है, किसी भी परिवार के कुछ रीत रिवाज होते हैं, मान सम्मान होता है, परंपरा होती है, उसको बचाए रखने के लिए क्या है कि लड़का लड़की एक ही समाज के हो तो अच्छा होता है, चांगलं वाटतंय. लेकिन आत्माराम समझताहीच नहीं. शादी बना डाला एक मुसलमान लड़की से. अब हम भी परेशान, लड़की के माँ बाप भी परेशान. क्या करे, टाइम इज खराब है. देवा रे देवा, काय होणार या देशाचं. जाऊ द्या, चला या थोडंसं खाऊन घेऊ. मंगेश बेटा, तुम तो कह रहे थे कि हम घूमने जा रहे हैं. यस डैड. मगर ये कोई टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं लग रहा. कहाँ ले आए हो मुझे? डोंट वरी डैड, ये बड़ी अच्छी जगह है. हाँ, मगर क्या है ये? नाम क्या है इस जगह का? शांति ओल्ड एज होम. मंगेश बेटा, डैड, यू हैव लिव्ड योर लाइफ. बहुत एंजॉय किया आपने, अब हमें भी एंजॉय करने दीजिए. हाँ, बट माय सन, प्लीज. माँ के जाने के बाद आप हमारे लिए लाइबिलिटी बन गए डैड. यू आर चेंज्ड. और फिर रश्मि भी बहुत इरिटेट होती है आपके बिहेवियर से. अगर बहू को कुछ प्रॉब्लम है तो लीव इट, जाने दीजिए. ये रख लीजिए, इसमें कैश और डेबिट कार्ड है. वैसे यहाँ तो 3 साल के पैसे भर ही दिए. यू विल हैव नो प्रॉब्लम, आई एश्योर यू. लेकिन बेटा, घर तो घर होता है. तो ये भी घर हो जाएगा आपका. रिलैक्स. लेकिन बेटा, डैड प्लीज. ओहो, नया बुढ़ा मतलब नया बकरा. संदेश से आते हैं, इसे तड़पाते हैं कि घर कब जाओगे, कि घर कब जाओगे. ला 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 ला. चलो अंकल, चलो चलो. चलता हूँ मैं. आपने जो कुछ किया है मेरे लिए, उसके लिए थैंक्स. मैं ख्याल रखूंगा कि आप जब तक जिए मैं भी आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखूं. लेकिन अब आप यहाँ रहेंगे और हम. गुड बाय डैड. उन्नीस 1970-80-90 के दशक में हमारा देश कालाबाजारी, गुंडागर्दी, गरीबी और निरक्षरता का शिकार था. 90 के दशक में आर्थिक विकास भी होने लगा, एकेडमिक नॉलेज बढ़ने लगा. फिर भी देश में नई आफतें फैल गई. साथ ही में हुआ परंपरा संस्कारों का ऐसा पतन जिसने देश की सूरत और सीरत बदल के दी. दोस्तों, मैं नहीं जानता इस मुसीबत से निकलने का रास्ता क्या है. मैं सचमुच नहीं जानता. रास्ता पता होता तो उसी रास्ते को विक्की के पैदा होते ही अपना लिया होता. मैं भी वही करता, लेकिन मेरी संतान ने, मेरे आत्मा राम ने मुझे रास्ता ढूंढने का वक्त भी नहीं दिया. हम तो जीते जी मर चुके हैं. बस एक ही बात मुझे खाए जा रही है कि मैंने क्यों जन्म दिया ऐसे नमकराम बेटे को. सिर्फ जन्म देने से हम अच्छे पिता नहीं बन जाते, और ना कोई बेटा जन्म पाने से अच्छा बेटा बन जाता है. तो हम करें तो क्या करें? ये समाज सुधरेगा भी या ऐसे ही चलता रहेगा सब? इसका कोई इलाज नहीं है. इलाज तो है, लेकिन कठिन है. जानना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं. मेरा जिंदगी तो पानी में गया, मेरे पोते का अच्छा हो जाए. बताओ क्या इलाज है, किधर है रास्ता? आइए मेरे साथ. रुक क्यों गए?
आइए। भारत की ये पावन भूमि जहां हमारा जन्म हुआ, इसी जमीन पर अनेक महान आत्माओं का जन्म हुआ था। सतयुग में भगवान राम तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती पर अवतार धारण किया था। उनके साथ साथ यहाँ ऐसे महापुरुषों का भी अवतरण हुआ जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरित कर रही है। अनगिनत ऋषि मुनियों का भी इसी देश में अवतरण हुआ। इस भूमि के संस्कार अनूठे थे, इतने अनूठे कि जिसका तोल मिलना असंभव है। तभी तो यहाँ हिरण्यकशिपु जैसे दानव के घर भी प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म होता है। प्रहलाद की कहानी सब जानते हैं। प्रहलाद की तरह हमारे देश में नचिकेता का भी जन्म हुआ था। नचिकेता के पिता उदालक ने अपने ही बेटे को दान कर दिया था, स्वयं मृत्यु को, यानी यमराज को। फिर भी पिता का कल्याण ही नचिकेता की परम भावना थी। इसीलिए तो जब यमराज ने इस ब्राह्मण पुत्र से वरदान मांगने कहा तो उसने मांगी पिता की प्रसन्नता। जिस तरह प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का मोक्ष सुनिश्चित किया, ठीक उसी तरह नचिकेता ने कल्याण किया अपने पिता उदालक का। नचिकेता की तरह हमारे यहाँ श्रवण का भी जन्म होता है। वो अपने अंधे बूढ़े माता पिता को कांवर में बिठाकर 4 धाम की यात्रा को ले जाता है। एक रात वो अयोध्या के करीब पहुँचता है। तब माता पिता को प्यास लगने पर श्रवण तुम्बा या घड़ा लेकर सरयू नदी के तट पर पहुँचता है। उसी समय महाराज दशरथ भी शिकार हेतु वहां पहुंचे। श्रवण ने पानी भरने अपना तुम्बा नदी के जल में डुबोया। बुडुक बुडुक आवाज होने लगी और ये आवाज कैसी? निश्चित ही कोई पशु होगा। अरे रे, ये तो कोई मनुष्य की आवाज है। कहीं मैंने पशु समझ के मानव को? अरे रे, हे ईश्वर, ये बालक, अरे रे, मुझे क्षमा करना, मैंने पशु है। वत्स, तुम कौन हो? श्रवण। श्रवण कौन? मेरे माता पिता प्यासे हैं। कहाँ? वो वहाँ। अब उन्हें पानी पिलाने की कृपा। हाँ, अवश्य अवश्य। और मेरे मृत्यु के नहीं वत्स, नहीं। अमेजिंग। ऐसे संस्कार, ऐसा कमिटमेंट। खुद मर रहा है, फिर भी माँ बाप की चिंता हो रही है। डोंट वरी, तुम्हारे प्राण से पहले मेरी गोली लगी है उसे। क्या? ओह यस, आई हैव किल्ड हिम। मैंने मारा है उसे। और ऐसा जितने भी पैदा होंगे उन सबको मार डालूंगा। किंतु तुम हो कौन? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। मैं दशरथ, अयोध्या का राजा। और मैं तुम्हारा आने वाला कल, तुम्हारा भविष्य। Well, I just failed to understand. Me too. I mean, we have conquered half of the world. Well, almost. But why do we fail in India? What is so special about this goddamn Asian country? Think of it. We have our presence in India for more than 100 years now. Yet, we have not managed to dominate Indians. Forget dominance. हम तो इंडियंस को इम्प्रेस भी नहीं कर पाए। समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे इस इंडिया का? आखिर कौन है जो इस देश को हमारे कब्जे में लाने में हेल्प कर सकता है? Well, there is a way.
एक इंसान है जो शायद कुछ कर सकता है। कौन? लॉर्ड मैक्यूले। मैक्यूले। Macula? हाँ, according to me, लॉर्ड मैक्यूले को इंडिया भेजा जाए। Let him serve the country. Let him study the people. वो क्या खासियत है इंडिया का जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? खासियत के साथ साथ इस देश का कोई कमजोरी भी होगा। बेशक होगी, और अगर नहीं होगी तो पैदा करो। किसी तरह इस देश को कमजोर बना दो। ये काम लॉर्ड मैक्यूले से बेहतर कोई नहीं कर सकता। थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले उर्फ लॉर्ड मैक्यूले एक ब्रिटिश इतिहासविद और राजनीतिज्ञ था। जब भारत को अपना गुलाम बनाने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिखाई दी, तब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड मैक्यूले को हमारे देश भेजने का फैसला किया। उसे संस्कृत और पर्शियन भाषा से भी बड़ी नफरत थी, और नफरत थी उस हकीकत से कि भारत को गुलाम बनाने में इंग्लैंड एक सदी से लंबे अरसे तक नाकाम रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, भारत की गुलामी, भारत की तबाही। I hate anything under the sun that is not in control of my great nation. 19वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड मैक्यूले को भारत भेजा गया। उसने पूरे देश का भ्रमण किया। देश की सामाजिक व्यवस्था, प्रगति, समृद्धि और नागरिक सुरक्षा को देखकर वो गोरा अधिकारी दंग रह गया। भारत बुद्धिमानों का देश था। लोग कई कलाओं में प्रवीण थे और संस्कारी भी थे। पावन गंगा के साथ साथ भारत में सद्गुणों की गंगा भी बहती थी। उन सद्गुणों की गंगा का जन्म स्थान था देश में फैले लाखों गुरुकुल। I just can't believe this. This nation has gurukuls in almost every nook and corner. Incredible! Disgusting! भारत में तब करीब 3,20,000 गुरुकुल थे। देश के छोटे से छोटे गांव में भी गुरुकुल देखकर लॉर्ड मैक्यूले इतना हैरान हुआ जितना पूरे जीवन में नहीं हुआ था। हर गुरुकुल में 200 से लेकर 20,000 तक छात्र विद्या प्राप्त करते थे। ये माजरा देखकर लॉर्ड मैक्यूले को बात समझ में आ गई कि आखिर भारत की सच्ची ताकत का राज क्या था, और वो अपने देश लौट गया। 2 फरवरी 1835 के दिन लॉर्ड मैक्यूले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना ब्यौरा पेश किया। इतिहास के पन्नों पर दर्ज ये एक ऐसा वक्तव्य था जिसने भारत के पूरे संस्कार चित्र को बेरंग करने की खतरनाक साजिश को जन्म दिया। My Lord Chancellor, Mr. Speaker, मैं पूरे भारत में घुमा, लेकिन मुझे एक भी भिखारी नहीं दिखा। मैंने चोरी का एक किस्सा तक नहीं सुना। मुझे नहीं लगता था कि हम भारत को कभी जीत पाएंगे, लेकिन हम जीतेंगे। अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। हमें भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा को बर्बाद करना पड़ेगा। उनका संस्कृति का भी सर्वनाश करना पड़ेगा। हमें ऐसा भ्रम पैदा करना पड़ेगा कि उनका कल्चर यूजलेस है, उनका एजुकेशन यूजलेस है, उनके मॉरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स सब यूजलेस है। माय लॉर्ड, किसी को भी नीचे दिखाने के लिए जरूरी होता है उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना। And to conquer this vast nation within no time, I propose
इंडिया के गुरुकुलों की तबाही। Attack those gurukuls and destroy them for once and for all. एक बार गुरुकुल का नाम और निशान मिट जाएगा तो इंडिया में कुछ नहीं रहेगा सिवाय हमारी हुकूमत, द ग्रेट ब्रिटिश रूल। लॉर्ड मैक्यूले के रिपोर्ट ने पासा पलट दिया, क्योंकि अंग्रेजों के हाथ रामबाण इलाज लग गया गुरुकुलों को तबाह करने का और उसके द्वारा भारत की संस्कृति, सोच, भाषा और आत्मसम्मान को कुचल कुचल कर खत्म कर देने का इलाज। Your Majesty, we have successfully managed to replace village administration with the British administration in thousands of Indian villages. It has enabled us to change all-inclusive mindset of Indians. कम से कम 40,000 गांव के गुरुकुलों को बंद करवा दिया गया है और हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ के बच्चों को अनएजुकेटेड रखा जाए और तो और उन्हें संस्कृत और पर्शियन के बदले इंग्लिश सिखाई जा रही है। We are trying to abolish the barter system and to introduce our currency in that country. ऐसा करने से इंडियंस के पास हमारी करेंसी पर डिपेंड रहने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इंडिया में कई रिलीजन्स है, कम्युनिटीज है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ्स है। We are adding our religion to its diversity. ऐसा करने से उस देश में हमें और भी अपनापन महसूस होगा और इंडिया की डाइवर्सिटी और भी खूबसूरत हो जाएगी। अंग्रेजों ने हमारी रीढ़ की हड्डी क्या तोड़ दी, हम बतौर इंसान भी टूट गए, हमारे संस्कार भी टूट गए। हमारे राजाओं की आपसी दुश्मनी या लड़ाइयां हमारे देश के पतन का प्रमुख कारण नहीं था। पतन का कारण था परंपराओं का निर्मूलन, लोगों की सोच को अंग्रेजी करना और गुरुकुलों की तबाही। उसके चलते देश में एक ऐसा भी दौर आया जब हर घर में हर पिता परेशान था, मायूस था। उलझ गया हूं मैं, मेरा घर मेरा ही नहीं रहा। बेटे को अच्छा इंसान बनाना चाहता था मैं, लेकिन मेरी इच्छाओं पर पानी फिर गया। हे देवा, आता तू ही कुछ राधी का मेरे छोटे बेटे की हालत मेरे बड़े बेटे जैसी ना हो जाए। बचा लीजिए हमारे घर को। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की विचारधारा की नींव तो शिक्षा के दौरान रखी जाती है और ऐसी नींव रखने वाले गुरुकुल अब नहीं रहे। ठीक कहा आपने। चलिए, अब ना तो देश बदल सकता है और ना ही हमारे बच्चों की सोच। अब कोई आस नहीं बची, कोई आस नहीं। आस तो है, हाँ एक आस है। कौन सी आस? आइए मेरे साथ। रुक क्यों गए? आइए आइए। ये कौन है? ये वो मसीहा है जिसने हमारे आने वाले कल को सुधारने की प्रतिज्ञा ली थी बीते हुए कल में, जिसने अपना सारा जीवन बच्चों को संस्कार देने के कार्य को समर्पित कर दिया था। नाम क्या है उनका? शास्त्री जी, शास्त्री धर्मजीवन दास जी स्वामी। एक युग प्रतिभा, एक आंदोलन, एक अनूठी दास्तान। मुझे विश्वास है कि आप उनके जीवन और कार्यों को जानकर प्रसन्न हो जाएंगे। आपको फिर आस जागेगी कि हमारी संतान भी श्रवण, नचिकेता और प्रहलाद बन सकती है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। यहाँ पे कुछ देर का मध्यांतर, फिर मिलते हैं दूसरे अंक के साथ। जय स्वामीनारायण।
मैं आपसे जरूर कहूँगा, आपका बच्चा भगवान ने दी एक अनुपम भेंट है। आपके हाथ में एक पत्थर रखा गया है और उसमें से आपको मूर्ति बनाना है। तो कंस बनाना या कृष्ण बनाना वो आपके हाथ में है, राम बनाना या रावण बनाना वो आपके हाथ में है, सीता बनाना या शूर्पणखा बनाना वो आपके हाथ में है, ओसामा बनाना या ओबामा बनाना वो आपके हाथ में है, मोदी बनाना या अल बगदादी बनाना वो भी आपके हाथ में है। तो ऐसे बच्चे भगवान की भेंट है, उसका संस्कार हम घड़े और संस्कार घड़ंत के लिए हम प्रयत्न करें। गुरुकुल के साथ मिलकर द लेजेंड ऑफ गुरुकुल दूसरा पार्ट प्रस्तुत कर रहा है श्री स्वामीनारायण गुरुकुल हैदराबाद। परम पूज्य शास्त्री श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी, जिन्होंने अपना सारा जीवन नई पीढ़ी को सुसंस्कार देने के कार्य को समर्पित किया। सन 1947 के अप्रैल में शास्त्री जी महाराज को इस महान उद्देश्य को साकार करने की प्रेरणा भगवान स्वामी नारायण से प्राप्त हुई। उस वर्ष शास्त्री जी महाराज ने गुजरात के जूनागढ़ से एक दीर्घ यात्रा का प्रारंभ किया। जूनागढ़ से अहमदाबाद, वहां से शामला जी होते हुए शास्त्री जी महाराज हरिद्वार पहुंचे। वहीं से वापसी करने के उनके सुषुप्त विचार को उन अनगिनत यात्रियों की भीड़ ने बदल दिया जो हरिद्वार से आगे बद्री नारायण को जा रहे थे। बद्री नारायण के रास्ते पर ही आता है रुद्रप्रयाग। शनिवार 26 अप्रैल 1947 के दिन रुद्रप्रयाग के रास्ते शास्त्री जी महाराज को नजर आता है एक आश्रम। ये क्या, ऐसे वीराने में आश्रम? जाकर देखना चाहिए कि आश्रम में कौन साधु आत्मा विराजमान है। किंतु यहाँ श्लोक का पठन कौन करता होगा? वत्स, आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। हमारे आश्रम में स्वामी जी पधारे हैं। जरा जाओ और स्वामी जी के लिए प्रसाद ले आओ। पधारिए स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम स्वामी जी। आप बालकों को पढ़ा रहे थे, ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, इसीलिए मैंने आपको विक्षेपित नहीं किया। किंतु आपने मुझे देख लिया तो? नहीं नहीं, मैं कहाँ से देखूं आपको। मुझे तो ईश्वर का जन्मजात वरदान है। कैसा वरदान? कुछ देखकर जीवन को व्यर्थ चिंता में डालने के बजाय कुछ ना देखना। गुरुजी प्रज्ञा चक्षु है स्वामी जी। वे आंखों से कुछ नहीं देख पाते, केवल मन की आंखों से सब भाप लेते हैं। कहिए स्वामी जी, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, इस घोर जंगल में आप आश्रम चला रहे हैं, इन बच्चों को शास्त्रों का उत्कृष्ट ज्ञान बांट रहे हैं। स्वामी जी, इसी घोर जंगल में ईश्वर मीठे फल बांटता है ना? हाँ। इसी घोर जंगल में झरने भी बहते हैं, नदियाँ भी बहती हैं। जी महाराज। तो विद्या बांटने का इससे अच्छा स्थान और क्या हो सकता है? मानव की करुणा है स्वामी जी कि मानव ने जो कुछ सीखा वो प्रकृति से सीखा, उसके बाद भी वो प्रकृति से दूर होता चला गया। ये जो बच्चे हैं ना, वो मेरे लिए उन कोमल कलियों जैसे हैं जो एक दिन खिलकर फूलों की तरह महकने वाले हैं। जी सम्यक। बस एक ही भावना है मेरी, जीवन में जितने अधिक बच्चों को ज्ञान बांट सकूं उतने अधिक बच्चों को ज्ञान बांटूं। बड़ी उत्तम भावना है आपकी। इसे सदा साकार करते रहने ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। अब आज्ञा दीजिए, मुझे आगे का सफर तय करना है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।
जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। इतने वृद्ध उम्र में ऐसे जंगल में ये साधु बच्चों को कितने उच्च संस्कार दे रहे हैं। कितना प्रेम होगा उनके मन में बच्चों के लिए। मैं तो सिर्फ 45 का हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही कार्य करना चाहिए। आखिर भगवान ने ये मानव देह दिया है तो उसका उपयोग किसी ऐसे कार्य में होना चाहिए जिससे हजारों लोगों का कल्याण हो सके। आज तक मैंने संतों और भक्तों को ऐसा ज्ञान प्रदान किया है। अब समय आ गया है कि मैं बच्चों को भी ऐसा ज्ञान दूं, ऐसे ही संस्कार दूं, ताकि हर घर का बच्चा भी एक संत की तरह आदर्श जीवन का अनुसरण करे। बस अब बद्री केदार होकर वापस जाऊंगा। उसके साथ ही इस संकल्प पर अमल करूंगा। भगवान, अब तू ही राह दिखाना मुझे। बस फिर क्या था, जो प्रेरणा मिली है उसे मैं अपने जीवन की वास्तविकता बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए शास्त्री जी, बिल्कुल कीजिए। आखिर हमें भी अपने धर्म की जड़ें मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहिए। सभी करते ही हैं, और जब धर्म हमारे जैसा हो तो और भी उत्तम। लेकिन आप ये काम करोगे कैसे शास्त्री जी? मनीलाल भाई, संतों ने तो ज्यादातर धार्मिकता का ही प्रचार किया है, वो तो ठीक ही है, लेकिन संतों के पास जो संस्कार की मूल्यों की धरोहर है उसे भी समाज तक पहुंचाना अनिवार्य है। क्यों श्रीनाथ जी भाई? जी, ऐसा होगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपकी ये इच्छा साकार हो, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं है। चलिए, हमें आज्ञा दीजिए शास्त्री जी। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। रुद्रप्रयाग में शास्त्री जी महाराज के मन में जो बीज बोए गए थे वो विकसित होने को व्याकुल थे। वापसी के बाद शास्त्री जी महाराज कई लोगों से मिले और कई लोगों ने उनके शुभ विचारों की सराहना भी की, किंतु उस बीज से वृक्ष का निर्माण करने की दिशा में ठोस काम तब हो पाया जब एक बार शास्त्री जी महाराज राजकोट पधारे। राजकोट में भक्तराज कवि त्रिभुवन भाई रहते थे। शास्त्री जी महाराज कभी कभार उनके साथ भी हिमालय के अपने अनुभवों को बांटते थे। एक दिन शास्त्री जी महाराज ने त्रिभुवन भाई को अपने रुद्रप्रयाग वाली सच्चिदानंद महाराज की संस्कृत पाठशाला वाले आश्रम के बारे में बताया और प्रणाम शास्त्री जी। अरे प्रणाम प्रणाम, आइए। सब कुशल मंगल तो है ना? जी बिल्कुल। और मेरे मन में अब तक आपकी बातें घूम रही है, रुद्रप्रयाग वाली। अच्छा, सच्चिदानंद महाराज की। हाँ, मेरी परम इच्छा है कि ऐसा ही कोई गुरुकुल शुरू किया जाए ताकि समाज में सद्विद्या का प्रचार किया जा सके। शास्त्री जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। जानता हूँ, क्योंकि आप तो बरसों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। आप चाहते हो कि हम स्थावर मंदिरों का निर्माण भले करें, किंतु साथ ही इंसान में ऐसी पवित्रता भर दे कि वो खुद जीता जागता मंदिर कहलाए। बिल्कुल, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन का प्रत्येक पल ईश्वर में हो जाए। ऐसा करने के लिए हमें नई पीढ़ी को तालीम देनी होगी। हाँ त्रिभुवन भाई, यह नेक काम करने में मैं आपका साथ दूंगा। अच्छा, हाँ चलिए चलिए, अब हमें बिल्कुल विलंब नहीं करना है। चलिए शास्त्री जी।
प्रणाम ढेबर भाई। अरे त्रिभुवन भाई, आप आइए आइए। कहिए, क्या हाल चाल है? ईश्वर की कृपा है, और आज तो मेरे यहाँ शास्त्री जी जैसे संत पधारे हैं, तो और भी कुशल मंगल हो गया सब। शास्त्री जी, ये है हमारे सौराष्ट्र के मंत्री ढेबर भाई, और शास्त्री जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ, ऐसे महात्माओं के कारण ही तो ये दुनिया आज तक टिकी है। कहिए शास्त्री जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या चाहिए आपको? जी, मुझे कुछ जमीन चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगी जमीन। मैंने आपसे कहा था ना शास्त्री जी। वैसे जमीन का आप करना क्या चाहते हैं? जी, मैं जरूर मंदिर बांधना चाहते होंगे। नहीं नहीं, मंदिर नहीं। तो आश्रम, राइट? नहीं ढेबर भाई, मुझे तो। अब ऐसा मत कहना कि आपको कोई फैक्ट्री डालनी है। जी हाँ, मुझे फैक्ट्री ही डालनी है। फैक्ट्री? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? कहाँ आप और कहाँ फैक्ट्री? लोग तो कहते हैं कि शास्त्री जी बहुत बड़े संत हैं, लेकिन ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट लग रहे हैं। ढेबर भाई, इस दुनिया में वैसे तो अनगिनत फैक्ट्रियां हैं। लोहे की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री, केमिकल की फैक्ट्री, मोटर कार की फैक्ट्री, लेकिन क्या? लेकिन इंसान के अंदर मानव का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक भी फैक्ट्री नहीं है। इंसान के अंदर मानव? मैं कुछ समझा नहीं शास्त्री जी। मैं ऐसी फैक्ट्री डालना चाहता हूँ जो हाड़ मांस के बने इंसान का आमूल परिवर्तन करके उसे आदर्श मानव बना दे, आदर्श नागरिक बना दे, आदर्श बेटा बना दे और आदर्श भक्त बना दे। जी मैं। ढेबर भाई, हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों से, पर बुराई से, अवगुणों से, अनीति से और अयोग्य से हमें आजादी पानी पड़ेगी। ये काम सिर्फ तभी हो सकता है जब हम इंसानों को विद्या के साथ सद्विद्या और सद्विद्या के साथ ब्रह्म विद्या से सुसज्जित करेंगे। इसके लिए मुझे ऐसी फैक्ट्री डालनी है जिसे लोग गुरुकुल कहेंगे। शास्त्री जी, मैं धन्य हो गया, सचमुच धन्य हो गया। मैंने कभी सोचा ना था कि इस सरकारी कुर्सी पर बैठकर इस कलम का उपयोग करके मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा। कैसा सौभाग्य? कि मैं आपके जैसे किसी संत के लिए, एक अभूतपूर्व फैक्ट्री के लिए किसी दस्तावेज पर साइन करूंगा। मैं आपको जरूर जमीन दूंगा, अभी इसी वक्त दूंगा। ये लीजिए शास्त्री जी, विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या का आपका ये यज्ञ जल्द से जल्द शुरू कीजिए राजकोट में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवर भाई। अरे आप भी क्या। इस तरह शास्त्री जी महाराज के प्रयासों के फलस्वरूप गुरुकुल की स्थापना हुई। गुरुकुल के संचालन के लिए सन 1948 में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ट्रस्ट की रचना की गई। गुरुकुल की इमारत से लेकर उसके परिसर के निर्माण की छोटी से छोटी बात में शास्त्री जी महाराज ने स्वयं रुचि ली। उनका एक ही लक्ष्य था, देश की भावी पीढ़ियों को उत्कृष्ट संस्कार मिले, भारत फिर एक बार अपनी खोई हुई गरिमा पाए और आध्यात्मिक बुलंदियों को छुए। 20वीं सदी में भारत में कार्यरत होने वाला वो पहला गुरुकुल था, एक ऐसा गुरुकुल जहां आज हजारों विद्यार्थियों को विद्या, सद्विद्या और ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल रहा है। ये तमाम विद्यार्थियों ने राजकोट से पहुंची हुई हैदराबाद की गुरुकुल की परंपरा को तालियों से बधाई करें। नाम भी रोशन किया है। ये सब संभव हुआ परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री जी धर्म जीवन दास स्वामी की दूरंदेशी से।
ऐसी भूमि गुरुकुल की, एक ऐसी भूमि गुरुकुल की, जहाँ ज्ञान की निर्मल धार बहे, सेवा सुमिरन सत्संग विद्या प्रभु भक्ति का प्यार बहे। एक ऐसी भूमि गुरुकुल की, जहाँ ज्ञान की निर्मल धार बहे, सेवा सुमिरन सत्संग विद्या प्रभु भक्ति का प्यार बहे। जय जय गुरुकुल, जय जय गुरुकुल, श्री स्वामी नारायण जय गुरुकुल। जय जय गुरुकुल, जय जय गुरुकुल, श्री स्वामी नारायण जय गुरुकुल। एक ऐसी भूमि गुरुकुल की, सद्विद्या के दाता गुरुकुल धर्म ज्ञान की शाला है। जप यज्ञ की भूमि गुरुकुल ब्रह्म विद्या की माला है। सद्विद्या के दाता गुरुकुल धर्म ज्ञान की शाला है। जप यज्ञ की भूमि गुरुकुल ब्रह्म विद्या की माला है। गुरु ज्ञान से हरि ध्यान से, गुरु ज्ञान से हरि ध्यान से, होता है मनु जियारा जियारा। एक ऐसी भूमि गुरुकुल की, जहाँ ज्ञान की निर्मल धार बहे, सेवा सुमिरन सत्संग विद्या प्रभु भक्ति का प्यार बहे। जय जय गुरुकुल, जय जय गुरुकुल, श्री स्वामी नारायण जय गुरुकुल। जय जय गुरुकुल, जय जय गुरुकुल, श्री स्वामी नारायण जय गुरुकुल। श्री स्वामी नारायण जय गुरुकुल, श्री स्वामी नारायण जय गुरुकुल। प्रणाम, मैं त्रिभुवन व्यास। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस उत्सव में उपस्थित होने का अवसर मिला और मैं परम पूज्य शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी के करीब रह पाया। मैं उस भारत का भी साक्षी था जो अंग्रेजों के हाथों का खिलौना था, और मैं उस भारत का भी साक्षी हूँ जिसने पूज्य शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में गुरुकुल परंपरा का नवसर्जन देखा। 1948 में शास्त्री जी महाराज ने इस देश को अप्रतिम उपहार दिया। पहला गुरुकुल था राजकोट में। आज 2017 में उस एक गुरुकुल में से 35 गुरुकुल बन चुके हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश की भूमि पर भी है हमारे गुरुकुल। 1948 में केवल 7 विद्यार्थी थे गुरुकुल में, आज हजारों विद्यार्थी हैं। अगर गुरुकुल के उन हजारों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी आपका बेटा भी हो तो आपको मेरा धन्यवाद, और अगर ना हो तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके परिवार को भी गुरुकुल में पढ़ने वाला एक सुसंस्कृत बेटा मिले। अब तक आपने जो देखा वो इतिहास के पन्नों में खेलती बातें थी। आइए अब देखते हैं वर्तमान के किस्से। Hi, I'm Manish Agarwal.
एंड माई सेल्फ कुंतल किकाणी। ये है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मेरा कॉलेज। गुरुकुल से पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, महाराष्ट्र के कराड़ जिले में। ओह, कराड़ इज क्लोज टू पुणे। कुछ 3 घंटे लगते हैं पुणे से कराड़ पहुंचने में। ओह आई सी। वेल, स्पीकिंग अबाउट माय कॉलेज लाइफ, मैंने साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हायर एजुकेशन पाया। ये जोहानिसबर्ग स्कूल ऑफ फ्लाइंग मेरा इंस्टीट्यूट। ओह यस, मैं तो भूल ही गया था 1 सेकंड के लिए कि मेरा दोस्त तो बड़ा पायलट है। तुम भी कुछ कम नहीं, आखिर एक होनहार और ईमानदार डॉक्टर हो। थैंक्स बड़ी। वैसे हम जो भी कुछ है वो गुरुकुल की वजह से। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। गुरुकुल में हमने जो सीखा उसी की बदौलत हम हर कसौटी का सामना हंसते हंसते कर पाए। और हमारी सबसे बड़ी कसौटी थी कॉलेज में, क्यों मनीष? ओह यस, बिकॉज एज वी ऑल नो कॉलेज में क्या क्या होता है, या खासकर नए स्टूडेंट्स के साथ। यार पता नहीं, सवेरे से मेरी हथेली में खुजली हो रही है। मतलब आज कोई जूनियर की शामत आने वाली है। आनी ही चाहिए, वरना थू है अपने सीनियरिटी पर। लेकिन जिसकी शामत आई हो ऐसा बकरा है कहाँ? अरे उधर देख, उधर देख। अरे वो आ रहा है बकरा। धीरे धीरे से। क्यों फर्स्ट ईयर? ऑल वेल? ऑल वेल ऑलवेज, थैंक यू। यस यस। What yes? Yes means yes. No. Yes means no yes. Yes sir means yes. साले सीनियर्स के साथ कैसे बात करते हैं? हाँ, किसी ने सिखाया नहीं क्या? सिखाया है ना। क्या सिखाया है? यही कि जो सीनियर्स यानी बड़े होते हैं ना, वो छोटों का ख्याल रखते हैं, उन्हें प्यार से बुलाते हैं। अबे ओए, तू कोई लड़की है क्या जो हम तुझे प्यार से बुलाए? अरे नहीं नहीं, लड़की नहीं, ये तो पंडित है, पंडित। प्लीज यार। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो कितना बड़ा तिलक है इसके सर पर। अरे हाँ यार, इसकी तो शादी हो गई है भगवान जी के साथ। चलो 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 चलो, आशीर्वाद लीजिए पंडित जी से। पंडित जी, हमें आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। अरे तेरी तो, तुझे क्या लगा था तेरा तिलक देखकर हम पिघल जाएंगे? तुझे पंडित मान लेंगे? कमीने, तू पंडित नहीं ठग भगत है, ठग भगत। कान खोल के सुन ले, तेरी ये नौटंकी इस कॉलेज में नहीं चलेगी। चल चल, साफ कर इसका थोबड़ा। हाँ कर कर। प्लीज प्लीज इसे मत निकालो। जबान लड़ाता है। इसे कोपचे में ले जरा, मिटा दे इसका तिलक। देखो देखो, ये तिलक मेरे गुरुकुल की निशानी है, मेरे धर्म का प्रतीक है। प्रतीक हो या प्रतीक बब्बर, हमें कुछ नहीं सुनना। अच्छा, तो ये सुनना ही पड़ेगा। शायद मेरा तिलक मिटा दोगे, लेकिन मेरे संस्कार नहीं मिटा पाओगे। सीधी तरह तिलक निकाल, वरना कपड़े भी निकालने पड़ेंगे। अबे तेरी। प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। अच्छा चल, रिक्वेस्ट ग्रांटेड, लेकिन एक शर्त पर। क्या? एक बाइट में पूरा समोसा खा ले बेटा। चल चल चल। नहीं नहीं आंटी, समोसा ये ले। नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्यों बे? इसमें प्याज लहसुन होंगे। हाँ तो समोसे में हीरे मोती होंगे क्या? ए चल, समोसा टूस। अरे इसको पकड़, पहले पकड़ इसको, पकड़। अरे यार शर्ट पे लगा देंगे, शर्ट पे लगा देंगे। अरे पकड़ इसको, मुंह खोल इसका, मुंह खोल, मुंह खोल। अरे पकड़, अरे पकड़ा नहीं, पकड़ इसको। अरे हाथ पकड़ ले पहले, गिरा इसको पहले। प्रिंसिपल कहा? प्रिंसिपल किधर है? तो आज का लेसन ये रहा कि तिलक लगाने से दिमाग शांत रहता है और जोर जबरदस्ती करने वाले आखिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसे तुम्हें भी गिरना है क्या? जीत गए, भागो। तेरी तो सीधी तरह रागी करनी है। अरे तेरी गलती है, हमारी क्या गलती है? चल इधर से चल, मैं को तो आऊंगा भी नहीं।
क्या बात है यार, तुम तो भारी पड़ गए अपने सीनियर्स पर। अरे नहीं यार, वो तो सिर्फ उनसे पीछा छुड़ाने के लिए करना पड़ा। फिर क्या हुआ? उन्होंने बाद में और भी परेशान किया होगा तुमको। नहीं, फिर तो वो मेरे दोस्त बन गए और रैगिंग भी बंद कर दिया उन्होंने। ओह रियली? हाँ, क्योंकि मैंने बाद में जाकर उनकी माफी मांगी, मतलब उनके ईगो को पैम्पर किया। और जब तीनों ने मुझे दोस्त मान लिया तो धीरे धीरे उन्हें समझाया कि किसी को परेशान करने से हमारी शान कभी नहीं बढ़ती। वाह वाह, हमारी शान तो बढ़ती है अच्छा बर्ताव करने से, दिल तोड़ने से नहीं पर दिल जोड़ने से। सिंपल, यही तो सीखे थे ना हम गुरुकुल में। यस। खैर मेरी छोड़ो, अपनी कहो, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ पराए देश में? अरे पूछो मत, इतनी दिक्कतें झेली थी मैंने। क्यों? एक तो अपने कल्चर से उनका कल्चर बिल्कुल अलग, ऊपर से खाने में हर जगह नॉन वेज फूड। गए काम से। और तो और शराब, फ्लर्टिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग वाज सो कॉमन। फिर आओ एक और वॉक लेते लेते बात करते हैं। मैं जब साउथ अफ्रीका गया तब सोचा भी नहीं था कि वहाँ वेजिटेरियन खाना मिलना इतना डिफिकल्ट होगा। आई थॉट किसी तरह गुजारा हो जाएगा, लेकिन एक ही हफ्ते में हालत खराब हो गई मेरी। ऐसी वीकनेस हो गई कि डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हेलो डॉक्टर। ओ कुंतल, कम प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स डॉक्टर। मैथ्यू? या कमिंग डॉक्टर। थैंक्स। वेल, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ा वजन कम हो गया है तुम्हारा। ओह अच्छा, कितना? 5 किलो। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, यू विल फील बेटर। ओके डॉक्टर। ओह थैंक्स। बाय द वे, खाना जमकर खाया करो, सवेरे नाश्ते में अंडे खाया करो, कम से कम 3। लेकिन मैं लंच और डिनर भी हैवी लेना। यहाँ जोहानिसबर्ग में कई पॉपुलर डिशेस है, उन्हें ट्राई करो। जी लेकिन डॉक्टर, बिलटॉन्ग एंड रोवर्स, कैप मलाई करी, ब्राई, बबोटी बहुत फेमस है यहाँ। इन डिशेस को एंजॉय करो। राइट? रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये सारी डिशेस नॉन वेज है और मैं नॉन वेज नहीं खाता। ओह, तो जीते कैसे हो जोहानिसबर्ग में? टेक दिस टॉक। थैंक्स। मेरे भगवान के भरोसे। मैं जब यहाँ आया था ना इंडिया से करीब 20 साल पहले, तब मैं भी सिर्फ वेज खाता था। फिर सुधर गया, शुरू कर दिया नॉन वेज खाना। तुम भी सुधर जाओगे। नो, आई एम सॉरी। अगर नॉनवेज खाने का मतलब सुधर जाना होता है तो मैं बिगड़ा हुआ ही ठीक हूँ। यंग मैन, ये जोश अच्छा है, लेकिन बोलने के लिए, जीने के लिए नहीं। जीने के लिए किसी को मारना भी तो अच्छा नहीं है ना डॉक्टर। कुंतल, तुम पायलट बनना चाहते हो या डेड बॉडी? बनना तो पायलट ही है, लेकिन उसके लिए मैं कसाई नहीं बन सकता। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर नॉनवेज नहीं खाओगे तो अगली बार मेरे क्लिनिक नहीं आना। डॉक्टर? हाँ, क्योंकि तुम्हारी अच्छी सेहत बिना अच्छे खाने के पॉसिबल नहीं है, और तुम्हें कुछ हो जाए तो उसका ब्लेम मेरे सिर पे आए, वो मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है डॉक्टर, चलता हूँ मैं। बाय द वे, आप तो इंडियन हो, जान बचाने के प्रोफेशन में भी हो। मैं उम्मीद करूँगा कि कम से कम आप तो किसी को जबरन नॉनवेज खाने की ओर नहीं मोड़ोगे। हाँ। 1 मिनट कुंतल, ये दवाइयाँ चेंज करनी पड़ेगी। कम। ओके। इसमें 1-2 दवाइयाँ ऐसी है जिसमें नॉनवेज है, लाइक कोल्ड लिवर ऑयल एंड सम मीट पाउडर एंड। ओह, अब ठीक है, ये लो। हे कुंतल। या डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। कंप्लीट वेजिटेरियन रहने की कोशिश के लिए। थैंक्स, एंड आई मस्ट टेल यू, आई विल विन। डॉक्टर ने सच ही कहा था, उस शहर में नॉनवेज खाने से बचना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर भी मेरे सामने गुरुकुल की सीख थी, संस्कार थे, उसी ने मेरे इरादों को मजबूत रखा। उसके बावजूद सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई।
Hey Kuntal, you are looking so pale. Come, have a seat. थैंक्स जॉन। तो आज का स्कोर क्या रहा? कितना वजन कम हुआ? 3 किलो। वाओ, 3 दिस वीक और पहले के 7, मतलब 1.5 महीने में 10 किलो डाउन। कीप इट अप। इसी तरह वजन कम करते रहोगे तो एक दिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लायक बन जाओगे। The world's first man with size 0. मैं चलता हूँ। वेट कुंतल, माय फ्रेंड, एक सजेशन करूँ तुमसे? हाँ? अपनी जान के साथ खेलना बंद करो। वी नो मैन दैट यू आर अ वेजिटेरियन, बट जब इंडिया जाओ तब वापस वेज हो जाना। यहाँ तो नॉनवेज खाना शुरू कर दो। और 6 हफ्ते निकालने तुम्हें इस सिटी में। हेल्दी रहोगे तो पायलट बनोगे, वरना क्या? मैं पायलट नहीं बन पाऊंगा, इतना ही ना? हाँ। उबले हुए आलू और मसाला खाकर कोई पायलट नहीं बन सकता। लेकिन लुक मैन, वी आर योर फ्रेंड्स एंड वी वांट यू टू अचीव योर ड्रीम्स। यस, डोंट वरी, I will achieve my dreams. No, with this attitude, you will achieve graveyard. That's it. हम कल गए थे डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि वीकनेस के कारण कुंतल को कुछ भी हो सकता है। कुछ भी समझते हो तुम? हाँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। Oh really? हाँ, क्योंकि नॉनवेज नहीं खाने का जो मेरा फैसला है वो मेरा नहीं, मेरे भगवान का फैसला है। और जो फैसला मेरे भगवान का हो वो फैसला गलत ना हो जाए उसका ख्याल भी मेरा भगवान रखता है। कुंतल, मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक्स माय फ्रेंड्स। लेकिन एक बात तय है कि मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा। मेरे संस्कारों की डिग्री खोकर मुझे पायलट की डिग्री कतई नहीं चाहिए। बाय। Kuntal, are you okay? No, he's My not. God. Hey, hold him. Kuntal, what's wrong with you? Kuntal! उस दिन फिर मुझे ऐसी वीकनेस हो गई कि ना पूछो बात। अगर दोस्तों ने थाम ना लिया होता तो ऐसा गिरता था कि, लेकिन मेरे दोस्त मेरे साथ थे और मेरा भगवान भी मेरे साथ था। उसी ने मेरे हौसले को बुलंद रखा और बिना नॉनवेज खाए मैं कोर्स खत्म कर पाया और पायलट भी बन गया। हाँ, उन 3 महीनों में मेरा वजन 75 किलो से घटकर सीधे 55 किलो हो गया। लेकिन मेरे सिद्धांतों का वजन कम ना हुआ। वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी, सबसे बड़ी डिग्री थी। सुपर्ब यार, तुम्हें तो कितनी जाने बचाने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड तो गुरुकुल को मिलना चाहिए, जिसने हमें सभ्यता के साथ तर्क वितर्क करना सिखाया, सम्मान देकर सम्मान पाना सिखाया, अनुशासन के साथ जीना और जीने के साथ दूसरों को भी जीने की राह दिखाने का कर्तव्य सिखाया। हाँ, अगर गुरुकुल में ना होते तो हमारे पास डिग्री होती, मगर ये परफेक्शन कभी ना होता। आओ आज साथ मिलकर हमारे गुरुकुल को वंदन करते हैं और शास्त्री जी महाराज को भी याद करते हैं, जिन्होंने हम जैसों को बेहतर जीवन देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। शास्त्री जी महाराज जरूर हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे अक्षरधाम से।